नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल प्रो लाइब्रेरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें, ताकि आपसे जुड़े हुए टॉपिकों का सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, आज की जो प्लेलिस्ट हमारी प्रो लाइब्रेरी में होगी वो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होगी। बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जहाँ पे कि हिंदी व्याकरण एक प्रमुख सब्जेक्ट के रूप में एक अच्छा वेटेज रखता है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप हिंदी व्याकरण को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें। और हमारा मकसद है कि आप तक अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एक अच्छा सा अच्छा स्कोर वहाँ पे कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण शुरू करने से पहले आपको हिंदी के विकास के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक, तो जो हिंदी, सबसे पहले जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द आपका हिंदी का नहीं है, ठीक है, ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फारसी आक्रमणकर्ता थे वो सिंध नदी, आपने सुना होगा सिंध नदी यहाँ पे बहती है, तो सिंधु को बोलते थे, इस एरिया को सिंधु क्षेत्र बोलते थे। धीरे धीरे ये सिंधु बिगड़ कर क्या हो गया, हिंद हो गया, हिंद। ठीक है, और हिंद हिंद उसके बाद इसका विकास हुआ हिंद करके, और लास्ट में अब इसका जो प्रचलित रूप है इसको बोलते हैं हिंदी। ठीक है, तो सिंधु था, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद से हिंदी बना। इस प्रकार से जो आज हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी का नामकरण हो गया। ठीक, अब हिंदी का जो विकास की बात करेंगे तो हिंदी का विकास हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, संस्कृति इसकी जननी होती है वैदिक संस्कृति। ठीक, तो वैदिक संस्कृति से हिंदी का जन्म हुआ था। तो जो वैदिक संस्कृति का काल होता है 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय कहलाता है उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं, जिसमें कि वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, इस समय हमारे वेद की रचना हुई थी और ये वेद जो आपकी संस्कृत भाषा के हुए थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत कठिन थी, जिनको समझना कि आम जन की भाषा की बस की बात नहीं थी। तो इसके बाद हमारा जो लौकिक संस्कृति आता है, लौकिक संस्कृति का जो काल माना जाता है 1000 से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जिसमें कि हमारे क्या होते हैं, रामायण हो गया, है ना, महाभारत हो गया। और सबसे मेन बात होता है कि जो पाणि महोदय थे उनने संस्कृति को आपका एक व्याकरणबद्ध कर दिया, जिसके कारण कि और कठिन एक लैंग्वेज बन गई। और इस कठिन लैंग्वेज का आपका जो आपका सामान्य जनमानस था उनको इसको बोलने में, इसका उच्चारण करने में कठिनाई थी, तो जिसके साथ साथ ही आपकी बहुत सारी आपकी भाषाओं का जन्म होने लग गया। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे पहले इसके बाद होता है आपका पाली भाषा का जन्म। ठीक, लौकिक संस्कृति के बाद आपकी पाली भाषा का जन्म होता है। पाली भाषा आपकी जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका जो काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, इसमें इसका भी जो फेमस जो पेपरों में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, पाली भाषा। ठीक, अशोक के अभिलेख किसमें लिखे गए, पाली भाषा में। बुद्ध ने किस भाषा में दिए उपदेश, पाली भाषा में। ठीक है, और ये पहली राज्य भाषा थी, इसको पहली राज्य भाषा आपकी पाली भाषा थी, पहली राजभाषा। ठीक है, पहली राजभाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। तो ये आपको याद रखना है। अब पाली भाषा भी थोड़ा कठिन थी, तो इसके साथ साथ ही आपकी एक और भाषा भी जन्म लेती है, जो कि है प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा ये जो पाली भाषा थी ये बौद्ध धर्म में प्रचलित थी, जबकि जो प्राकृत भाषा थी ये जैन धर्म में प्रचलित थी। तो जैन जितने भी ग्रंथ हैं वो किस में हैं, पाली भाषा में। ये आपको प्राकृत भाषा में ये आपको याद रखना है। कार्यकाल, इसके काल की बात करेंगे तो ये 1 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक हैं, 1 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इसका प्रचलन चला है प्राकृत भाषा में। उस समय की जितनी भी रचनाएं होंगी, जितने भी जनमानस में गाए जाने वाली लोक कथाएं होंगी, वो प्राकृत भाषा में थी। अब इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ही समाज आगे बढ़ता है तो ये भाषाएं भी बोलचाल में तब पढ़ने लगी
अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाषा की जन्म क्यों होता है, भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास जो शब्द हैं उन शब्दों को प्रोनाउंसिएशन करने में जब कठिनाई होती है तो कठिनाई होने के साथ साथ ही इनका उच्चारण करने में दिक्कत आने लगती है। तो क्या होता है कि नए शब्द जन्म लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आगे का विकास होता है। अब क्या होता है कि जैसे ये पाली भाषा के बाद क्या होता है कि अपभ्रंश का उत्पन्न होता है। अपभ्रंश भाषा उत्पन्न होती है। क्या होता है कि इसका जो कार्यकाल होता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का होता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का, पूर्व नहीं ईस्वी तक। अब इसका क्या होता है कि धीरे धीरे जो पाली और प्राकृत भाषा हुई तो ये भी इनको भी व्याकरणबद्ध कर दिया गया है जाता है। तो व्याकरणबद्ध करने से क्या होता है कि कोई भी भाषा, अगर कोई भी भाषा को हम व्याकरणबद्ध कर देते हैं तो वो आपकी बोलचाल में, क्योंकि व्याकरण लगने के बाद वो बोलचाल में हो चाहे उसका पठन पाठन आपका टफ हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी नई भाषाएं जन्म होती है। अब पाली और प्राकृत भाषा भी जब व्याकरणबद्ध होने लगी तो उसके बाद अपभ्रंश भाषा के उत्पन्न हो जाती है और इसका विकास होने लग जाता है। इसके साथ ही हमारा जो अवट पुरानी हिंदी बोलते हैं जिसको, अवट पुरानी हिंदी जिसका जो काल था 800 से 1000 ईसा पूर्व है, तो ये बोली जाने लगी। अवट बोली जाने लगी। अब ये अपभ्रंश थी, इससे बहुत सारी आपकी बहुत सारी जो भाषाएं हैं जन्म होने लगी। ठीक है, अपभ्रंश, जैसे कि अपभ्रंश की पहली बात करेंगे। सबसे पहला जो अपभ्रंश है, जो हिंदी की आधुनिक भाषा है, अब आजकल जो प्रचलन में है वो अपभ्रंश से ही निकली हुई भाषा है। ठीक है, तो अपभ्रंश में बहुत सारे जो भ्रंश निकले, पहली बात करेंगे हम सौरसेनी अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश जो सौरसेन कहाँ हुआ आपका, सुरसैन मथुरा के आसपास की जो भाषा है उसको बोलते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, प्राचीन आपकी जो कुशीनगर था या कुशीनगर वाला क्षेत्र था वो आपका सौरसेनी अपभ्रंश। अब जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसके द्वारा जो आपकी पश्चिमी हिंदी यूपी का जो पश्चिमी इलाका है, गुजराती, ये आपको याद रखना है कौन सी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है। ठीक है, सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, तीसरा है आपका राजस्थानी और चौथा है आपका पहाड़ी। ठीक, तो ये 4 प्रकार की भाषाएं आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली। और जो दूसरा अपभ्रंश है आपके पास वो है आपके पास मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश कहाँ पे है? मगध साम्राज्य, मगध कहाँ, बिहार, जो प्राचीन मगध साम्राज्य था आज का बिहार है। ठीक है, बिहार, तो बिहार की जो भाषा है वो मागधी अपभ्रंश से बनी है। इससे निकलने वाली जो भाषा है वो क्या है, बिहारी हिंदी, जो बिहार के लोग बोलते हैं हिंदी। ठीक, उसके बाद तीसरी की बात करेंगे। तीसरा अपभ्रंश है हमारे पास अर्धमगधी अपभ्रंश। तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, तो बिहार के आसपास जो यूपी और बिहार का वाला एरिया है, ठीक है, पूर्वी यूपी और बिहार वाला एरिया है, मगध का आधा हिस्सा, मगध का आधा मतलब बिहार का पूर्वी पश्चिमी हिस्सा और यूपी का पूर्वी हिस्सा, उस एरिया में बोले जाने वाली जो भाषा है वो उसकी उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई। इसको आप पूर्वी हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, जो यूपी के पूर्व वाला इलाका है तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसको पूर्वी हिंदी बोलते हैं। उसके बाद अगला है आपका ब्राह्मण अपभ्रंश जो आपकी सिंधी, इस अपभ्रंश से क्या निकली, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, ये 3 भाषाएं इस ब्राह्मण अपभ्रंश से निकली है। ये भी आपको याद रखना है। और जो लास्ट
पांचवा है आपके पास अपभ्रंश महाराष्ट्री अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश अपभ्रंश। तो इस महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से आपकी मराठी, जो मराठी भाषा बोली जाती है वो इसी मराठी अपभ्रंश से निकली है। ठीक, तो ये आपको याद रखनी है कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है। ठीक, ये आपकी जो सौरसेनी अपभ्रंश, हिंदी का विकास पश्चिमी हिंदी बोलेंगे तो आपकी सौरसेन अपभ्रंश, और पूर्वी हिंदी बोलेंगे तो मध्य अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, गुजराती राजस्थानी कभी कभी पूछ देता है कि क्वेश्चन में कि बताओ कि आपकी जो गुजराती भाषा है वो किस अपभ्रंश के द्वारा निकली है, तो वो आपकी सौरसेन अपभ्रंश से निकली है। ये आपको याद रखना है। सौरसेनी के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी जो कि यूपी के पश्चिम वाला इलाका है उसमें बोली जाती है, तो वहाँ की जो सौरसेन, क्योंकि हिंदी भाषा ही आपकी पश्चिमी हिंदी, आजकल की जो अभी की भाषा है वही आपकी पश्चिमी हिंदी होती है। तो ये जो सौरसेनी अपभ्रंश है, इसमें इस वाले इलाके में बोली जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है कि जो बोलियां होती है, बोलियां और भाषा में क्या अंतर होता है। जो एक भाषा में कई बोलियां होती है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक भाषा में कई बोलियां होती है, और भाषा जो बोलियां होती हैं वो एक सीमित क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को ही हम बोली बोलते हैं। जबकि जो भाषा ये बहुत बृहद क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र न होके बृहद क्षेत्र होता है। जैसे हिंदी एक भाषा है और गढ़वाली कुमाऊनी एक बोली है, जो कि केवल गढ़वाल और कुमाऊनी जो इलाका है उत्तराखंड का, वहाँ बोली जाती है। तो इसी प्रकार से सौरसेनी जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां, इसको हम ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि जो अभी की हिंदी है सौरसेन अपभ्रंश से ही जो पश्चिमी हिंदी है उसको ही आपको बोलचाल में लिया जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों के बारे में हम बात कर देते हैं कि बोलियां। तो सबसे पहले तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, इसको ही हम सौरसेनी भी बोलते हैं। सौरसेनी, खड़ी बोली को ही हम सौरसेनी बोलते हैं। ठीक है, और आजकल की जो हिंदी प्रचलन में है वो यही हिंदी है। तो जो आपकी दिल्ली का आसपास का क्षेत्र, दिल्ली और पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, वहाँ पे आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। और प्राचीन काल का जो कौरवी भी बोलते थे इसको। कौरवी मतलब कुरु जनपद, मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र को कुरु जनपद बोलते थे, तो कौरवी, इसलिए इसको कौरवी भी बोलते हैं। कुरु जनपद में बोली जाने वाली भाषा क्या है, कौरवी है। कुरु जनपद कौन सा है आजकल का, मेरठ और दिल्ली का क्षेत्र आपका कौरवी कहलाता है। दूसरा, ब्रज भाषा कहाँ पे है, ब्रज कहाँ है, मथुरा ब्रज के आसपास की ब्रज बोली ये बोली जाती है। ब्रज कहाँ पे है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। तीसरा आपका हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी कहाँ पे, हरियाणवी इसको क्या बोलते हैं, और बांगरू भी बोलते हैं। बांगरू भी हरियाणवी की बांगुरी भी बोलते हैं, बांगरू भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके कन्नौज का है, यूपी का कन्नौज वाला क्षेत्र। पांचवा आपका बुंदेलखंडी। तो ये आपकी 5 बोलियां हैं आपकी पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, आपकी खड़ी बोली जो कौरवी बोलते हैं, ब्रज बोली, हरियाणवी और कन्नौज एंड बुंदेलखंडी। ठीक है, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। इसके साथ साथ ही जो सौरसेनी अपभ्रंश है, राजस्थान में भी कुछ अलग सी बोलियां बोली जाती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि जो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी जो जगह का नाम है, तो वहाँ पे मारवाड़ जो जगह है ना, तो वहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। उसके बाद जयपुर वाला जो इलाका है, राजधानी क्षेत्र, वहाँ पे जयपुरी, ढूंढारी भी बोलते हैं इसको, जयपुरी ढूंढारी, इसको पूर्वी राजस्थान की बात है, जयपुर वाला इलाका। मेवात पूरी ये मेवात जो उत्तरी राजस्थान है,
उत्तरी राजस्थान तो वहाँ पे मेवाती, मालवी 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 कहाँ पे, दक्षिणी राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना कि राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, जयपुरी ढूंढारी पूर्वी राजस्थान, मेवाड़ी उत्तरी राजस्थान और मालवी आपकी दक्षिणी राजस्थान। ठीक, ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं मागधी अपभ्रंश के बारे में। ठीक है, जो मागधी अपभ्रंश था उससे कौन कौन सी बोलियां निकली हैं। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो मगध आपको पता है बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, बोलियां। भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये आपकी बिहार की बोलियां हैं, मैथिली। तो मागधी अपभ्रंश से 3 प्रकार की बोलियां हैं, भाषाएं निकली हैं। ये मागधी को क्या बोलते हैं, बिहारी हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी हिंदी। अब दूसरे क्वेश्चन आता है कि विदेशों में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये है आंसर आपका भोजपुरी। ये विदेशों में, जैसा कि आपका मॉरिशस हो गया, सुरनार हो गया, तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपकी भोजपुरी बोली जाती है। और सबसे ज़्यादा विदेशों में बोली जाने वाली बोली हिंदी भाषा की वो है भोजपुरी। ठीक है, मगही बोली जाती है, मैथिली जो मिथिला प्रदेश है, कहाँ, मिथिला, दरभंगा है ना, विदेही क्षेत्र, वही आपकी मैथिली बोली जाती है। मैथिली कहाँ पे है, मैथिली दरभंगा जिला। ठीक है, तो उस वाला जो इलाका है वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो मैथिली भाषा बोली जाती है। उसके पास जो तीसरा अपभ्रंश ग्रुप है आपके पास वो है अर्धमागधी। ये पूर्वी यूपी वाली जो भाषा है अपभ्रंश, इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं। सबसे पहले अवधी, उसके बाद बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये सब प्रकार की जो बोलियां हैं वो आपकी अर्धमागधी, जो कि इसको बोलते हैं पूर्वी हिंदी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे 3 भाषाएं निकली हैं। अवध कहाँ है आपका, अवध अयोध्या को अवध बोलते थे है ना पहले, तो अयोध्या वाला क्षेत्र है ना। बघेल और छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती है वो पूर्वी हिंदी बोली जाती है। उसके बाद जो अगला है आपका चौथा, वो खस अपभ्रंश, पहाड़ी बोली बोलते हैं, खस अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट करके इसको आपने याद करना है कि जो पहाड़ी बोलियां हैं खस अपभ्रंश से निकली हैं आपकी हिंदी। गढ़वाली और दूसरी आपकी कुमाऊनी। ठीक है, ये किससे निकली है, खस अपभ्रंश से। उसके बाद आपका ब्राचड़ अपभ्रंश से हमने क्या बात की थी, सिंध वाला जो क्षेत्र है, लहिंदा। और तीसरी आपके पास पंजाबी किससे निकली है, ब्राचड़ अपभ्रंश से। ठीक, तो ये आपका टोटल हो जाता है आपका हिंदी के विकास के बारे में हो जाता है कि किस प्रकार से जो आज की आधुनिक हिंदी है उसको किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विभिन्न युगों में का दौर चल के आपकी इस प्रकार की हिंदी का विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं भाषा परिवार के बारे में। भाषा परिवार, ये भाषा परिवार क्या होता है कि विश्व की सभी प्रकार की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के अलग अलग परिवार होते हैं, बांटा गया है इनको। ठीक है, तो हिंदी भी किसी भाषा का परिवार है और जो हिंदी है, हिंदी जो भारत की भाषा है, ये इसको हम बोलते हैं भारोपीय भाषा। भारत और यूरोप की मिली जुली भाषा परिवार है। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार को, हिंदी भाषा को भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। इसके अलावा भारत में बोले जाने वाली भाषा परिवार, पहला तो ये हो गया आपका भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, इनका जो भाषा होती है इनके भी परिवार होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आपका
ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। चौथा हो गया आपका चीनी तिब्बत भाषा परिवार। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हिंदी भारत में कौन कौन से भाषा परिवार हैं, और ऑप्शन दिए होंगे भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, राष्ट्रीय भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और इन सभी। तो ये चार सभी हैं, ठीक है, ये चारों हैं आपके भारत में स्थित भारतीय भाषा परिवार। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये तो हो गया आपका भाषा के विकास के बारे में। अब बात करते हैं हम हिंदी व्याकरण के बारे में। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? इसका अगर संधि विच्छेद करें तो बी प्लस आ प्लस करण। ये कभी आपका सीधा सीधा पूछ लेता है कि व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होता है। बी प्लस आ प्लस करण वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने लिखने और उसे बोलने के लिए क्रमबद्ध किया जाता है, उसको व्याकरण कहते हैं। ठीक, कि किसी भी भाषा को या किसी भी विद्या को जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने लिखते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका वर्ण होता है, दूसरा आपका शब्द, तीसरा आपका पद और चौथा आपका वाक्य। ये 4 अंग होते हैं आपकी किसी भी व्याकरण के। 4 अंग होते हैं। पहले वर्ण होते हैं, फिर शब्द होते हैं, पद बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के वाक्यों को जब हम बोलते हैं तो ये एक भाषा का रूप ले लेता है, ठीक है। भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा। पहला आपका संरचनात्मक और दूसरा व्याख्यात्मक, ठीक है। संरचनात्मक में जैसे कि जहां से हम शब्दों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। शब्द उत्पत्ति पक्ष है ना, उत्पत्ति पक्ष। और व्याख्यात्मक क्या बोलेंगे आपको? भाग या शब्द विश्लेषण पद परिचय, जो व्याख्या करने के काम आता है, ठीक है। उत्पत्ति पक्ष में आपको पता है किन से होती है उत्पत्ति? शब्दों की उत्पत्ति या तो उपसर्ग से होगी, प्रत्यय से होगी, संधि से होगी और समास से होगी, समास, ठीक है। ये क्या करते हैं? शब्दों का निर्माण करते हैं। और जबकि जो व्याख्या करने के लिए क्या करते हैं? शब्दों की व्याख्या किससे करते हैं? विकारी। कैसे शब्द हो सकते हैं? विकारी, अविकारी और विकारक, ठीक है, विकारक। तो ये इनसे आपकी शब्दों की व्याख्या होती है, ठीक है। विकारी में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, नियात, ठीक है। विकारक में कौन से आ जाएंगे? लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष, ये सब आपका विकारक हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज का लेक्चर आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके जो व्याकरण के 4 अंग होते हैं उनको 1 by 1 कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।